नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो मेरी कहानियों को मिले आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आपके द्वारा मिले प्यार को मैं हमेशा याद रखूँगा और आने वाले समय में आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कहानियाँ लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरे अंदर कुछ खामियाँ या गलतियाँ नज़र आती हैं तो मुझे ज़रूर सूचित करें ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूँ और आपके लिए बेहतरीन कहानियाँ ला सकूँ। फिर एक बार मैं आपके प्यार और सपोर्ट का ऋणी हूँ। दूसरी बात ये कि पिछले सप्ताह में फैमिली में एक मेडिकल प्रॉब्लम आने की वजह से मेरा शेड्यूल पूरी तरह से बिगड़ गया था, जिसके चलते मैं चैनल को सही से टाइम नहीं दे पाया और उसी वजह से कोई भी कहानी टाइम पर अपलोड नहीं हुई। लेकिन अगले महीने से हर सप्ताह आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊँगा, जिसमें ना सिर्फ भूत प्रेत बल्कि कई सारे ऐसे अजीब और डरावनी शक्तियों के बारे में बताऊँगा जिसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। बस आप ऐसा ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए। धन्यवाद। कल रात की घटना का खौफ सुधीर, पल्लवी और धीरज के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। कल रात को उन्होंने जो सहा उसे वो बताने तक के काबिल नहीं थे, इतने वो डर चुके थे। सरपंच ने तो कह भी दिया था कि तुम जिंदा बच गए, यही तुम्हारा भाग्य है। दोबारा लौटकर इस फार्म हाउस में मत आना। और उस फार्म हाउस क्या, सुधीर ने तो उस गांव की ओर भी कभी पैर न रखने की कसम खा ली थी। यह बात हाल ही की है, यानी तकरीबन 2 साल पुरानी। सुधीर वर्मा जलगांव का एक फेमस व्यापारी है, जिसके जलगांव के अंदर ही एक ड्राई फ्रूट की बड़ी सी होलसेल की दुकान है। सुधीर को घूमने फिरने का बहुत ही शौक है और वैसा ही शौक उसकी पत्नी पल्लवी को भी है, या यूँ कहे कि शौक था, क्योंकि उस हादसे के बाद शायद ही अब वो किसी जगह घूमने गए हो। बात दरअसल यह थी कि सुधीर का एक दोस्त था धीरज। वो एक ब्रोकर था, जमीन, प्लॉट्स और घरों को बेचने का वो काम करता था। एक दिन उसने सुधीर को एक फार्म हाउस के बारे में बताया, जो रत्नागिरी जिले के पास के एक छोटे से गांव कोंड के अंदर था। जगह बहुत ही बड़ी और उसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा था और उस हिसाब से उस फार्म हाउस की कीमत काफ़ी कम थी। धीरज ने बताया कि उसे उस फार्म हाउस की जानकारी इंटरनेट पर मिली। फार्म हाउस का मालिक देश छोड़कर जाने वाला था, इसलिए उसे जल्द से जल्द वो प्रॉपर्टी बेचनी थी। सुधीर को भी अपने पैसे किसी एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करने थे और बिजनेस के सिलसिले में उसे अक्सर गुजरात, कर्नाटक और कोकण जाना पड़ता था। कोकण उसे काफ़ी पसंद भी था और जब उसने उस फार्म हाउस के फ़ोटोज़ देखी तो उसे भी वो जगह भा गई। वो फार्म हाउस तकरीबन 5 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ था। खूबसूरत खपरेल का एक बड़ा सा मकान, जिसके चारों ओर नारियल और सुपारी के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। अलग अलग रंगों के फूलों से लेकर आम, केले और कई सारे फलों के पेड़ वहाँ मौजूद थे। और इतना बढ़िया फार्म हाउस सिर्फ 22 लाख में मिल रहा था, तो सुधीर भी उस डील को जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने धीरज को उस फार्म हाउस को खरीदने के लिए हामी भर दी। वो वक्त जून महीने का था। कोकण में उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और घूमने फिरने वालों के लिए वो मौसम काफ़ी बढ़िया होता है। इसलिए सुधीर ने तय किया कि वो जल्द से जल्द उस फार्म हाउस को खरीद कर उस साल की बारिश का मज़ा वही लेगा। धीरज ने भी इस काम में देरी नहीं लगाई। उसने फार्म हाउस के मालिक से बात की, एक दिन तय करके मुलाकात की, खुद जाकर वो ज़मीन देखी और फिर जून के आखिरी दिनों में उसकी खरीदी हो गई। फार्म हाउस खरीदने के बाद सुधीर ने तय किया कि वो अपनी बीवी यानी पल्लवी को लेकर कुछ दिनों तक वहाँ रुकेगा और बारिश के मौसम का अच्छे से मज़ा लेगा। वैसे भी बारिश का सीज़न व्यापारियों के लिए मंदी का ही होता है। फार्म हाउस की खरीदी तो हो गई थी, लेकिन कुछ कानूनी कागजात बाकी थे। इसलिए सुधीर ने धीरज को भी अपने साथ ले लिया और वो तीनों अपनी कार में रत्नागिरी पहुंच गए। उन्होंने फार्म हाउस जाने से पहले उनके बाकी के खरीदी से जुड़े काम किए, क्योंकि फार्म हाउस शहर से काफ़ी दूरी पर था और जहां आने जाने में ही 2 घंटे लग जाते थे। उन्होंने सबसे पहले रत्नागिरी के तहसील जाकर उनके कागजातों वाले काम कर लिए, जिसमें उन्हें अंदाजन से भी ज़्यादा समय लग गया। तय कार्यक्रम के अनुसार काम जल्दी खत्म करके धीरज को फिर से जलगांव के लिए निकलना था और सुधीर और पल्लवी फार्म हाउस में ही रुकने वाले थे। लेकिन कागजी कामों में उन्हें शाम के 5 बज गए थे। अब धीरज के लिए वहाँ से जलगांव आने के लिए कोई साधन नहीं था और काफ़ी देर भी हो गई थी। इसलिए सुधीर ने उसे रात भर के लिए उनके साथ फार्म हाउस रुकने की सलाह दी। शाम के तकरीबन 7 बजे
वो फार्म हाउस पहुँच गए। फार्म हाउस गाँव से काफ़ी बाहर था, इसलिए वहाँ ना तो पक्की सड़कें थी और ना ही स्ट्रीट लाइट। दूर दूर तक सिर्फ खेती खेत होने की वजह से वहाँ काफ़ी अंधेरा भी था, जिसमें वो फार्म हाउस किसी डरावनी हवेली की तरह दिख रहा था, जिसे देख पहले तो पल्लवी को जरा भी पसंद नहीं आया। लेकिन अंदर पहुंचकर जैसे ही धीरज ने पूरे घर की लाइट जलाई, तो वो फार्म हाउस किसी खूबसूरत हवेली की तरह जगमगा उठा। खूबसूरत नक्काशी वाली दीवारें, दीवारों पर लगी खूबसूरत तस्वीरें, साफ सुथरे फर्नीचर से अंदर का घर सजा हुआ था। बाहर की लाइट भी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के खूबसूरत पेड़ और पौधे दिखाई दे रहे थे। और ये सब नज़ारा देख लेने के बाद पल्लवी के चेहरे पर थोड़ी खुशी झलकी। फार्म हाउस काफ़ी बड़ा था। एक बड़ा सा हॉल, उसके बाद किचन, किचन के सामने 2 बेडरूम और वहीं से गार्डन की पिछली साइड जाने का रास्ता। हॉल के बीच में से ऊपर जाने की सीढ़ियाँ थी और ऊपर भी 2 बेडरूम थे। फार्म हाउस पूरी तरह से रेडी था, मतलब वहाँ ज़रूरत की सारी चीज़ें, फर्नीचर, सब कुछ तैयार और नए जैसा था, सिवाय खाना बनाने के सामान के। इसलिए सुधीर ने पहले से ही खाने का इंतजाम करके रखा था। यहाँ आने से पहले ही उसने पार्सल बनवा लिए थे। पूरा फार्म हाउस पल्लवी को दिखाने के बाद तीनों ने अच्छे से खाना खाया। उसके बाद सुधीर और पल्लवी नीचे बेडरूम के अंदर सोने चले गए और धीरज ऊपर के कमरे में। रात के तकरीबन 9 बजे से ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। खपरेल पर पड़ती बूंदों की आवाज़ और ठंडी हवा से तीनों को अच्छे से नींद लग गई। लेकिन अचानक देर रात को एक अजीब सी आवाज़ से सुधीर की नींद खुली। उसके कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था और खपरेल पर बारिश के बूंदों की तेज आवाज़ आ रही थी। बाहर काफ़ी तेज बारिश हो रही थी और बिजलियाँ भी कड़कड़ा रही थी, और शायद इसी वजह से लाइट भी चली गई थी। हालांकि उसकी नींद तेज बारिश की आवाज़ से नहीं, बल्कि एक अजीब से रोने की आवाज़ से खुली, किसी औरत के रोने की आवाज़। सुधीर उस आवाज़ से चौंक गया। उसने बाजू में देखा तो पल्लवी गहरी नींद में सो रही थी और आवाज़ घर के बाहर से ही आ रही थी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी की मौत होने के बाद कोई औरत रो रही हो। हालांकि फार्म हाउस के आसपास कोई मकान या दूसरा फार्म हाउस नहीं था। एक गांव था, लेकिन वो भी काफ़ी दूरी पर था। तो फिर रोने की आवाज़ किसकी हो सकती है? यह सोचते हुए सुधीर कमरे से बाहर आ गया। उस आवाज़ से धीरज भी जाग गया था और मोबाइल की टॉर्च में वो सुधीर के पास ही आ रहा था। तुमने वो आवाज़ सुनी?" धीरज ने जैसे ही सुधीर को देखा उसने पूछा। "हाँ, किसी के रोने की आवाज़ है शायद, लेकिन आसपास तो कोई मकान है नहीं, तो फिर कौन रो रहा होगा?" धीरज के हॉल की खिड़की के पास गया और वहाँ से बाहर देखने लगा। बाहर काफ़ी अंधेरा था और तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन बीच बीच में कड़कड़ाती बिजली की रोशनी में धीरज बाहर का नज़ारा देखने की कोशिश कर रहा था। "आवाज़ तो शायद हमारे गार्डन से ही आ रही है," धीरज ने बाहर झाँकते हुए कहा। उस आवाज़ से अब तो पल्लवी भी जाग गई थी। उसने बाहर आते ही पूछा, यहाँ कौन रो रहा है?" "पता नहीं, लाइट भी नहीं है, इसलिए कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। बाहर जाकर देखूं?" सुधीर के इस प्रश्न पर पल्लवी ने उसे रोक लिया और कहा, "नहीं जी, बाहर मत जाओ, हम यहाँ नए हैं, हमें इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए घर के अंदर ही रहो।" तभी धीरज ने कहा, "वहाँ कोई तो है।" और उसके कहते ही सुधीर और पल्लवी खिड़की के पास आ गए और पूछा, "कौन है?" "पता नहीं, शायद कोई औरत है, जब बिजली चमकेगी तब देखना।" बाहर काफ़ी अंधेरा था, तो ना के बराबर ही दिख रहा था, लेकिन तभी एक बिजली चमकी। बाहर घर से तकरीबन 30-40 फीट की दूरी पर एक औरत चल रही थी। वो औरत पूरी तरह से भीगी हुई थी और वो कुछ बड़बड़ाते हुए रो रही थी। पल्लवी ने उसे देखते ही डर के मारे सुधीर का हाथ पकड़ लिया। "कौन है औरत? और ये अंदर कैसे आई? मैंने तो गेट अच्छे से बंद किया था।" सुधीर ने असमंजस में पूछा। "मैं बाहर जाकर देखूं?" "नहीं धीरज भैया, आप भी मत जाओ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है।" पल्लवी ने डरते हुए धीरज को भी रोक लिया। वो तीनों उस खिड़की से उस औरत को देख रहे थे। बिजली की चमक में कुछ क्षणों के लिए वो औरत दिखती और फिर अंधेरे में खो जाती। वो रोते हुए बगीचे का चक्कर लगा रही थी। उसकी आवाज़ काफ़ी मनहूस और डरावनी थी। "कौन है वहाँ?" धीरज ने जोर से पूछा।
धीरज की आवाज़ सुनते ही वो औरत अचानक से रुक गई और उसका रोना बंद हो गया। और जैसे ही अगली बिजली चमकी, वो औरत वहाँ से गायब हो गई। कड़कड़ाती बिजली की रोशनी में अब वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था। लगता है वो भाग गई। धीरज ने खिड़की के अंदर से ही मोबाइल की टॉर्च उस दिशा में की। हालांकि उस टॉर्च में इतनी दूरी तक देख पाना संभव था। मोबाइल की रोशनी खिड़की के कांच से कुछ ही दूरी पर जा रही थी और ज़्यादातर रोशनी घर के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रही थी। फिर भी वो तीनों उस कांच से उसे देखने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से एक डरावना चेहरा खिड़की के पास आया। वो एक बूढ़ी औरत थी। उसका चेहरा काला और झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आँख पूरी तरह से सफ़ेद थी, जैसे वो खराब हो चुकी हो, और सिर पर गंदे बाल थे। दरवाज़ा खोलो, उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही कहा, उसके खुले मुंह से कुछ गिरने लगा। दरवाज़ा खोलो, उस बूढ़ी औरत ने फिर एक बार कहा और कांच पर थपथपाने लगी। कौन है औरत, और बगीचे के अंदर कैसे आई? सुधीर के इस सवाल पर पल्लवी ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है। देखो तो कितनी गंदी है औरत, और उसके मुंह से ये क्या निकल रहा है? उसके मुंह से कीड़े निकल रहे। धीरज ने नज़दीक से देखते हुए कहा, और उसकी बात सुन सुधीर और पल्लवी डर के मारे 2 कदम पीछे हट गए। शायद ये कोई पागल औरत है, धीरज ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा। वो बूढ़ी औरत भी अपनी एक आंख से घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। हालांकि धीरज के मोबाइल की रोशनी से वो ठीक से देख नहीं पा रही थी, और इसीलिए वो इधर उधर झांक रही थी और खिड़की के कांच पर हाथ से जोर जोर से थपथपा रही थी। उसे यहाँ से भगाना पड़ेगा, नहीं तो वो खिड़की तोड़ देगी। मैं अभी बाहर जाकर उसे भगाता हूँ, सुधीर ने पल्लवी का हाथ छुड़ाते हुए कहा, और दरवाजे के पास रखी लकड़ी का एक डंडा उठाया। सुनो जी, मुझे डर लग रहा है, बाहर मत जाओ, पल्लवी ने चिंता से फिर से कहा। लेकिन सुधीर सुनने के मूड में नहीं था। उसे अपनी खिड़की बचानी थी। उसने डंडा उठाया और वो बाहर जाने लगा, लेकिन पल्लवी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो ये अनजान जगह है, हमें कुछ भी नहीं मालूम कि वो औरत कौन है और क्या है, तो प्लीज़ बाहर मत जाओ। पल्लवी सुधीर को समझा रही थी कि तभी वो औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख काफ़ी ज़्यादा खौफनाक और दिल को चीरने वाली थी। और तभी किचन की खिड़की से भी थपथपाने की आवाज़ आने लगी। बिजली की कड़कड़ाहट में अब उन्हें और भी लोग वहाँ दिखने लगे थे, और वो लोग बगीचे के अंदर से ही उनके घर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उन्हें देख पल्लवी ने कहा, कहीं ये लोग डकैत तो नहीं? ये औरत जानबूझकर हमें डराने के लिए तो ऐसा नहीं कर रही? मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है। उसने अपने मोबाइल को देखा तो उसमें रेंज भी नहीं थी, और यहाँ तो रेंज भी नहीं है, पुलिस को भी नहीं बुला सकते। पुलिस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी भाभी, धीरज ने कहते हुए अपनी जेब से पिस्टल निकाली। मैं अक्सर अनजान जगह पर जाते वक्त अपने साथ पिस्टल रखता हूँ। अभी बाहर जाकर फायर करूँगा तो सब भाग जाएंगे, फिर वो डकैत हो या चोर। यह कहते हुए धीरज बाहर जाने लगा। तभी सुधीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और दरवाजे की ओर देखने के लिए कहा। उस लकड़ी के दरवाजे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में कुरेद कर लिखा हुआ था, दरवाज़ा मत खोलना वरना मारे जाओगे। धीरज को यह बात समझ नहीं आई। वो असमंजस में सुधीर को देख रहा था। सुधीर ने कहा, बाहर कोई डकैत या कोई पागल औरत नहीं है, ये कुछ और ही है, भूत प्रेत या फिर चुड़ैल। क्योंकि ये देखो, सुधीर ने दरवाजे और खिड़कियों की ओर इशारा करते हुए दिखाया कि हर खिड़की और दरवाजे को एक लाल रंग का धागा बांधा हुआ था। अगर बाहर कोई डकैत होते तो इन कांच की खिड़कियों को तोड़कर अंदर आ जाते। वो हमारा दरवाज़ा खोलने की राह नहीं देखते, लेकिन वो कोई और ही शक्ति है, और इसलिए इन धागों की वजह से वो अंदर नहीं आ पा रही। वो कोई इंसान नहीं है, इसलिए गलती से भी बाहर जाने की गलती मत करना। धीरज को भी यह बात अब सही लगने लगी थी, क्योंकि उस घर के नज़दीक आ रहे वो लोग किसी भी तरह से इंसान नहीं लग रहे थे। सब किसी मुर्दा की तरह चलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही समय बाद उन मुर्दाओं ने पूरे घर को घेर लिया। वहाँ तकरीबन 6 से 7 मुर्दा लोग थे, और उन्होंने घर की हर खिड़की और दरवाजे पर अपना कब्जा जमा लिया और उसे ज़ोर ज़ोर से थपथपाने लगे, जैसे उसे तोड़ना चाहते हो। शायद वो अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहे थे, या ऐसी जगह जहाँ वो धागा बंधा हुआ ना हो। बाहर बारिश और भी ज़्यादा तेज़ हो रही थी।
बिजलियाँ भी काफ़ी चमक रही थी, बादल भी गरज रहे थे और साथ ही इनके घर की खिड़कियाँ और दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे। वो सारे लोग इतनी तेज़ी से उन खिड़कियों को थपथपा रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि वो खिड़कियाँ टूट ही जाएगी। तीनों की तीनों डर के मारे कमरे के बीचों बीच खड़े थे। वो बूढ़ी औरत अभी भी चिल्ला रही थी, एक अजीब सी आवाज़ में, जिसे वो कुछ बड़बड़ा रही हो। और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि बादलों के गरजने की आवाज़ को भी वो चीर रही थी। अब घर की खिड़कियों के साथ साथ खपरेल भी आवाज़ करने लगे थे। छत पर कोई कूद रहा था, जिससे खपरेल अपनी जगह से उछल रहे थे और बारिश की फुहार अंदर आ रही थी। तीनों के मन में अब एक ही डर था कि अगर कोई भी खिड़की या खपरेल टूट गया और वो मुर्दा लोग अंदर आ गए तो। धीरज ने अपनी पिस्टल अनलॉक करके रखी थी, लेकिन क्या उस शक्ति का सामना उसकी पिस्टल कर भी पाएगी, यह भी उसे नहीं मालूम था। पल्लवी तो डर के मारे रो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सुधीर को तो जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा हो रहा था। उसे तो अब जिंदा बचने की भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मदद के लिए बुलाते तो भी किसे बुलाते, कैसे बुलाते। यह शोर शराबा वहाँ तकरीबन 4 बजे तक चला और फिर धीरे धीरे सब खामोश हो गया। खिड़कियों पर थपथपाहट बंद हो गई, कपड़े शांत हो गए, चिल्लाने की आवाज़ गायब हो गई और बारिश भी रुक गई। सुधीर, पल्लवी और धीरज अभी भी डर के मारे जागे हुए थे। उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। बाहर वो औरत और वो मुर्दा लोग है या नहीं, यह देखने तक की हिम्मत उनमें नहीं थी। सब कुछ शांत तो हो गया था, लेकिन फिर भी वो चौकन्ने हुए उसी हॉल में बैठे हुए थे। देखते ही देखते सुबह के 5:30 बज गए और बाहर काफ़ी उजाला हो चुका था। वहाँ छाई शांति की वजह से पल्लवी और सुधीर की आंख लग गई थी, लेकिन धीरज अभी भी जाग रहा था। उसकी पिस्टल अभी भी अनलॉक थी। तभी उसे बाहर के गेट से किसी की आवाज़ आई। कोई उस गेट पर से कूदा था। धीरज ने सुधीर और पल्लवी को जगाया। उन्होंने खिड़की के पास जाकर देखा तो 3-4 लोग डंडे लेकर उनके घर की ओर बढ़ रहे थे। कोई है क्या घर में? उन लोगों ने आवाज़ लगाई। अब काफ़ी उजाला हो चुका था, इसलिए बाहर जाने में उन्हें अब कोई डर नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो बाहर आ गए। धीरज पिस्टल को सामने ताने खड़ा था। अरे भाई, बंदूक नीचे कर लो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने आए, बल्कि हम तो तुम्हें बचाने आए हैं, उन आदमियों में से एक आदमी ने आगे आते हुए कहा। जिस पर धीरज ने पिस्टल नीचे कर ली और पूछा, कौन हो तुम? यह सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम सब लोग ठीक तो हो, सब लोग जिंदा तो हो? हाँ, हम सब ठीक है, लेकिन आप कौन हो? और अपने सवाल कैसे पूछा? क्या आपको मालूम है हमारे साथ कल रात क्या हुआ था? मुझे सब मालूम है कि कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था और इससे पहले आए हुए लोगों के साथ क्या हुआ था। मैं इस जगह के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, और मैं ही क्या, पूरा गांव इस शापित जगह के बारे में जानता है। मैं इस गांव का सरपंच हूँ और हम लोग जहाँ खड़े हैं वो एक शापित ज़मीन है। ये तो आप लोगों का भाग्य अच्छा था कि आप तीनों जिंदा हो, वरना कोई यहाँ रात के लिए रुके और वो सुबह तक जिंदा बच जाए, ऐसा अक्सर नहीं होता। वो डायन किसी को भी मारे बगैर यहाँ से नहीं जाती। डायन? क्या वो डायन थी? वो कोई ऐसी वैसी डायन नहीं थी, वो इंदुमती थी। आप लोग शायद उसके बारे में नहीं जानते हो। अगर जानते तो इस फार्म हाउस क्या, इस गांव की ओर भी कभी कदम नहीं रखते। उस डायन के श्राप से एक पूरा का पूरा गांव मिट्टी में मिल गया था, और हमारा गांव आज भी उसी श्राप के असर से जूझ रहा है। हम गांव वालों को तो रात को पता चला कि आप यहाँ रुके हुए हो। अगर कोई गांव वाला आपको यहाँ आता देखता तो तभी आपको रोक लेता। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप लोग जिंदा मिलेंगे। हमें तो लगा था कि सुबह हमें आपकी लाश के टुकड़े ही मिलेंगे, लेकिन शायद भगवान की आप पर काफ़ी कृपा थी जो आप बच गए। लेकिन पिछले मालिक ने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। सुधीर की इस बात पर सरपंच थोड़ा हंसा और कहा, कोई क्यों बताएगा साहब, आजकल लोग किसी की ज़िंदगी के बदले भी अपने छोटे से छोटे नुकसान को सहना नहीं चाहते, और यह तो लाखों की ज़मीन है। पिछले मालिक को भी ऐसा ही खौफनाक अनुभव आया था, इसलिए उसने ये ज़मीन आपको बेच दी। अब आपको भी यह अनुभव आया है तो आप भी चुपचाप ये ज़मीन किसी को बेच देंगे। खरीदी बिक्री के तो गांव वालों को भनक तक नहीं लगती, वरना हम तो किसी को भी यहाँ आने नहीं देते, क्योंकि हमने लोगों को यहाँ उस डायन के हाथों मरते हुए देखा है।
वो डायन तो लोगों को जिंदा खा जाती हैं। सरपंच की बातों को सुन तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उन्हें याद आया कि अगर सुधीर ने दरवाजे पर लिखी सूचना को नहीं पढ़ा हुआ होता और वो उस सूचना को समझ नहीं पाता तो शायद आज तीनों के तीनों मरे हुए होते। उसके बाद सरपंच ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अब आप भी यहाँ से चले जाओ और लौटकर यहाँ मत आना। और मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि किसी को भी यह जगह मत बेचना। आप उस डायन के हाथों बच गए, दूसरा परिवार बच पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं जानता हूँ कि यह ज़मीन लाखों की है, लेकिन किसी की ज़िंदगी लाखों से भी कीमती होती है। सरपंच के कहते ही वो तीनों अपनी कार में बैठ गए और बिना पीछे मुड़े वहाँ से चले गए। सुधीर को सरपंच की बात मन पर लग गई। उसने उस रात का मंजर देखा था, इसलिए उसने उस फार्म हाउस को किसी को भी न बेचने का फैसला लिया। हालांकि वो व्यापारी था तो अपना नुकसान होने नहीं देगा, इसलिए उसने तय किया कि उस डायन को उस ज़मीन से भगाएगा और फिर उस ज़मीन को बेचेगा। लेकिन हाल फिलहाल वो फार्म हाउस वैसा ही वीरान पड़ा हुआ है।